नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है रविवार। आप जानते हैं रविवार को हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं जो समाज में और ख़ास करके बहुजन के अधिकारों के लिए, बहुजन के जीवन में उन्नयन के लिए सतत संघर्ष करता रहता है या उनके संघर्षों का में सहभागी होता है, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। ऐसे में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी जी। नवीन जोशी जी 4 दशक की इनकी गंभीर पत्रकारिता रही है। हिंदुस्तान के प्रधान कार्यकारी संपादक के रूप में आपने वहाँ से सेवानिवृत्ति की, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आपका सतत लेखन जारी है। आपने एक अच्छे साहित्यकार के रूप में भी आप उभरे हैं। 3 उपन्यास आपने आपका आया है इस बीच, दावानल, टिकटसुदा, देवभूमि डेवलपर्स करके 3 कहानी संग्रह भी आपके आए हैं और तमाम पत्रकारिता से संबंधित और जो भी समसामयिक स्थितियां होती हैं देश की, समाज की, राजनीति की, अपने साहित्य की, उस सब पर आप गंभीर टिप्पणी करते रहते हैं। आपका स्तंभ लेखन चलता रहता है। तो आज के इस हमारे कार्यक्रम में नवीन जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हम सब शुरुआत में ही हम चाहेंगे आप ना अनम्यूट कर लीजिए कि आपकी प्रारंभिक जीवन के बारे में, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। नवीन जोशी जी मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड से आप आते हैं। नवीन जोशी जी उत्तराखंड से आते हैं, पिथौरागढ़ से आते हैं, लेकिन वहाँ से इनकी पूरी की पूरी शिक्षा दीक्षा, उसके बाद आप लखनऊ में आ गए और फिर वहीं से आपकी पत्रकारिता का जीवन प्रारंभ हुआ। जी जोशी जी, हम चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक टिप्पणी, जी आपको तिवारी जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा। असल में जो पहाड़ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, बहुत दूर गांव में उस दौर में तो और भी कम स्कूल होते नहीं थे। बहुत दूर दूर, मीलों दूर जाना पड़ता था बच्चों को पढ़ने के लिए। हमारे गांव से कोई 6-7 किलोमीटर दूर तो प्राइमरी स्कूल था और 10 मील दूर पर मिडिल स्कूल हुआ करते थे, हाई स्कूल तक। और मेरे बाबूजी यहाँ लखनऊ में चूंकि नौकरी करते थे, ये पहाड़ का आम किस्सा होता था उस दौर में कि पुरुष मैदानी शहरों में नौकरी करने जाते थे और गांव में महिलाएं घर परिवार चलाती थी। तो वो मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए उनके साथ लखनऊ भेज दिया। मैं बिल्कुल 6 साढ़े 6 साल का था तब मैं लखनऊ आ गया था और यहीं लखनऊ में फिर मेरी पढ़ाई शुरू हुई। मैं और बाबूजी यहाँ रहते थे, माँ और बहनें गांव में रहती थी और मैंने यहाँ से मनी ऑर्डर किए जाते थे। मनी ऑर्डर इकोनॉमी आपने उत्तराखंड के बारे में सुना है, वो एक दौर था। अब चीज़ें बदल गई हैं बहुत सारी। तो इस तरह लखनऊ आना हुआ और लखनऊ में ही फिर पढ़ाई शुरू हुई। यहाँ चूँकि हम अकेले रहते थे, मैं बहुत छोटा बच्चा ही था, 6 साढ़े 6 साल की उम्र में। तो मुझे पहाड़ की और माँ बहनों की बहुत याद आती थी, तो मैं उन्हें चिट्ठियाँ लिखता था। फिर चिट्ठियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी तो मुझे लगा ये बड़ा अलग, और टिकट भी नहीं होते थे, मैं बिना टिकट के चिट्ठी भेज देता था। तो वो गाँव में बैरंग चिट्ठियाँ कहते थे, दुगना पैसा पोस्टमैन लेता था। तो मेरी माँ ने बाबूजी को लिखा कि इसको कुछ पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय दे दो तो ये लिखा करेगा। फिर मुझे लगा कि ये बड़ा गलत जैसा मुझे लगा, तो मैं डायरी में सब चीज़ें लिखने लगा। बस लिखते-लिखते मैं पहाड़ की चीज़ों को देखने लगा, थोड़ा संवेदनशील नज़र थी। फिर गर्मियों में पहाड़ जाता था, हर साल छुट्टियों में पहाड़ जाता था। तो देखने की नज़र कुछ ऐसी बनी कि फिर वो उसकी समस्याओं पर, उसके दुःख-दर्द पर, और जो उस दौर में पत्रिकाओं में, धर्मियों और बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं में पहाड़ की सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें छपती थी।
पहाड़ों के नदी और पर्वत और हिमालय चमकते हुए छपते थे और लिखा जाता था कि ये बहुत सुंदर पहाड़ है, आहा हा। सब एक पर्यटक की नजर थी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि वहाँ का जो दुख दर्द है, जो मेरी माँ मीलों दूर जाती है पानी लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, तमाम महिलाओं की ऐसी स्थिति है, वहाँ स्कूल नहीं है, बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, खेत सीढ़ियों वाले खेत हैं जिनमें अन्न 4-5 महीने को पैदा होता है, लोग सड़कों पे मजदूरी करते हैं, ठेला पहाड़ी शहरों में जहाँ मैं रहता था, पहाड़ी लड़के घरों में नौकरी करते थे, होटलों में बर्तन धोते थे और ये लोग पहाड़ को इतना सुंदर बताते हैं। तो मेरे मन में, मेरे बाल मन में एक बदले की सी भावना आई कि इन पत्रिकाओं की तस्वीरों से पहाड़ के जो रोमानी दृश्य हैं, जो लेख हैं, उनसे बदला लिया जाए। ऐसी एक भावना बहुत छुटपन से आ गई, तो मैं पहाड़ की उन स्थितियों पर, में से पहला ही मेरा एक जो छोटा-सा लेख किसी बाल या किशोर जगत अखबार में छपा था, वो ये था कि पहाड़ जाते हो तो सुंदरता ही मत देखो, सुंदरता के आँसू भी तो देखो। ये जो झरने हैं, ये सौंदर्य नहीं है, ये तो पहाड़ के आँसू हैं। इस तरह से मेरा लिखना शुरू हुआ, फिर वो अ, चलता रहा। जी सर जोशी जी, हम लोग अभी इस पर आपके लेखन पर हम लोग आएंगे। उसके पहले हम चाहेंगे कि अब जैसे है ना कि उसमें आपने कहा अब तो लोग भूल गए कि डाक डाक विभाग भी होता है, चिट्ठियां भी जी, होती जी। हैं। पहले पोस्ट कार्ड होते थे, अंतर्देशी होते थे, लिफाफा होता था, और उसमें भी जो बैरन चिट्ठी जाती थी उसकी ज्यादा महत्व होता था। वो बिल्कुल रजिस्टर्ड टाइप हो जाती थी कि उसका वो दुगना तुरंत पैसा लेकर पहुँचती के थी। उसको हाँ। पूरा उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता था। तो हम लोग भी उस जी, जी। समय अपना जब पैसा नहीं होता था और ये होता था कि नहीं इस चिट्ठी को वहां पहुंचना ही है, तो हम लोग कोशिश करते थे कि पैरा नहीं भेजा जाए। हाँ, ये पहाड़ में जहाँ चिट्ठियाँ महीने 2 महीने में बाद पहुँचती थी दुर्गम गाँव में, और कई बार वो खो जाती थी या जी पोस्टमैन जी या डाकमैन इधर, तो लोग जानबूझकर बैरंग भेजते थे कि इसे तो पहुँचाएँगे ही वो। जी जी। ऐसा अब बहुत आज होता के था उस वक़्त। अब आज के लोग तो उस डाक व्यवस्था को, उस पत्रों का, और जो भाव उसमें जाते थे, जो भावों का जी। आदान प्रदान होता था, वो अपने आप में बड़ा हाँ। गंभीर, वो अपना सुखद अनुभव है। अब तो उस अनुभव से ये हमारी पीढ़ी तो वंचित है। आज की तारीख में हम लोग एक क्लिक दबाएंगे, फट से बात हो जाती है, आमने सामने बात कर लेते हैं। तो खैर सर, तो हम तो चाहेंगे कि प्रारंभिक ये आपके प्राथमिक शिक्षा के लिए आपका एडमिशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ? आपने अभी बताया कि आप यहाँ 6 साल पर की उम्र में ही। हाँ, जी, अब तो उस समय ये यहाँ पर कान्य कुब्ज वोकेशनल और कान्य कुब्ज कॉलेज हुआ करते थे। अब तो फिर जातीय नाम बाद में फिर हटा दिए गए। तो बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंस्टीट्यूट करके इस कॉलेज है, अभी भी बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। तो वहाँ की एक प्राइमरी सेक्शन में फिर मेरी मुझे भर्ती के, पढ़ने में मैं ठीक-ठाक था, और लेकिन अंग्रेजी की एबीसीडी भी नहीं आती थी क्योंकि गाँव में कोई जानता नहीं था। तो सीधे कक्षा 2 या 3 से मेरी पढ़ाई शुरू हुई यहाँ। फिर हाई स्कूल तक मैं वहाँ रहा, फिर इंटर में मैं बगल के एक कक्का जी वाले कॉलेज में चला गया, जय नारायण इंटर कॉलेज से मैंने वो किया। फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने साइंस में बीएससी स्नातक किया, और बीएससी करने के बाद मेरा इरादा हमेशा पहाड़ लौट जाने का था कि मैं पहाड़ लौट जाऊँगा, शहरों में बिल्कुल नहीं रहूँगा। तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि यहाँ इकोनॉमिक्स की संभावना ज़्यादा है उसमें लेक्चरर होने की, तो मैं साइंस की पढ़ाई छोड़ के एमए इकोनॉमिक्स करने चला गया। ये 1975-76 इमरजेंसी के दौर की बात है। और लेकिन फिर मैं उसी दौर में मेरी कुछ कहानियाँ, कविताएँ, या स्वतंत्र भारत अखबार होता था। अशोक जी जो उसके संपादक थे, बनारस के आप हैं तो आप परिचित होंगे, श्री प्रकाश जी, आज शिव शिव प्रसाद गुप्त जी, आज में पराड़कर जी के साथ अशोक जी ने काम किया था। बड़े धुरंधर संपादक थे। वो उसके उन्होंने मैं लिखता था तो अमृत प्रभात अखबार निकला इलाहाबाद से 1976-77 में। तो स्वतंत्र भारत के आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के इलाहाबाद चले गए, तो वहाँ एकदम खाली हुई। तो अशोक जी नए लोगों की टीम बना रहे थे, उन्होंने हमें पोस्टकार्ड डाला कि मिलने आओ, या मैं गया तो मैंने फिर एक लेख लिखा। उन्होंने मुझसे कहा काम करोगे हमारे साथ? तो हम इस तरह से
पर अखबार में आ गए, काम करने लग गए। उन्होंने मुझसे कुछ अनुवाद करवाए, उन्हें लगा, तो उन्होंने 150 रुपए में मुझे ट्रेनी जर्नलिस्ट रख लिया। 1900 अगस्त 1977 की बात है। और उसके बाद फिर पत्रकारिता में ऐसा रम गया कि मैं पहाड़ जाना भूल ही गया। भूला नहीं, लेकिन मुझे लगा कि पत्रकारिता ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, और पहाड़ न लौट पाने का मलाल तो मुझे आज भी है, शहरों में ही रह गया। लेकिन फिर पत्रकारिता मुझे बहुत प्रिय लगने लगी। मुझे लगा कि जो मन में खलबली रहती है, जो एक विद्रोह की सी स्थिति उस दौर के युवाओं में रहती थी, उसके लिए पत्रकारिता बड़ी मुफीद रहेगी। और उस दौर में 77-78 में अखबारों में ऐसी इस हालात नहीं थे। हम लोग काफ़ी खुलकर चीज़ों को लिखते थे, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। एक छोटी-सी खबर का भी बड़ा असर होता था, अधिकारी दौड़े-दौड़े मोहल्लों में जाते थे और उसका समाधान करते थे। पत्रकार की बड़ी इज़्ज़त थी, बहुत इज़्ज़त थी पत्रकार की। गड़बड़ियाँ भी होने लगी थी पत्रकारिता में, जी लेकिन सर। आम तौर पर पत्रकार की बड़ी इज़्ज़त थी, तो फिर मैं पत्रकारिता में रम गया। सर हमको याद आता है, हम लोग अपने समय में नारा लगाते थे, आज में छप गया, दैनिक जागरण में छप गया, जी, जी, यहाँ छप जी, गया। जी। तो मतलब अगर किसी अखबार में कोई समाचार छप गया तो इसका मतलब वो एथेंटिक हो गया है। हाँ, बहुत बड़ी बात। एकदम मुहर लग गया उसके अपने वास्तविकता पर। और आज की तारीख में है कि साहब क्या छप गया क्या नहीं छप गया, जनता खुद ही कहती है सर पूरा छाप रहा है। तो हाँ। खैर सर हम लोग इस पर अपनाएंगे। तो आपने पत्रकारिता में व्यवहारिक पत्रकारिता में ही आप सीधे आ गए, या ये संस्थागत शिक्षा भी आपने लिया? नहीं, मैं बताया नहीं, मैं लिखता था और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और एमए इकोनॉमिक्स की पहले साल की परीक्षा हो गई थी। दूसरे साल की परीक्षा के दौरान तभी इमरजेंसी हटी थी। जेल से तमाम छात्र नेता छूटे थे, वो नेतागिरी करते थे। यूनिवर्सिटी में हड़ताल हो गई, एग्जाम होने नहीं दिए गए। और इस बीच में मैं स्वतंत्र भारत में लिखता था, तो मुझे जैसे बताया मैंने, मुझे वहाँ ट्रेनी जर्नलिस्ट रख दिया गया। तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स फाइनल की भी पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह फिर पत्रकारिता में आ गया। अनुवाद करने लगा, लिखने लगा, संपादन करने लगा। अशोक जी उन दिनों नए लोगों की टीम को मांझ रहे थे, तो हम सब 7-8 लड़के थे उन्होंने नए रखे थे। तो अपने सामने बैठाकर कॉपी जांचते थे, डांटते थे, शब्दों का सही कौन सा सही शब्द है, उसका अर्थ क्या है, हिंदी की प्रकृति क्या है, अंग्रेजी से अनुवाद करते समय क्या ध्यान रखना है, भाषा का ध्यान क्या रखना है, पत्रकारिता में सटीक शब्द का कितना महत्व है। अगर आप ये लिख दें कि भूकंप में 10 मकान ध्वस्त हो गए, तो ध्वस्त का मतलब है कि वो गिर गए, पूरी तरह जमींदोज हो गए। क्षतिग्रस्त मकान को आप ध्वस्त नहीं कह सकते। इसलिए सटीक शब्द कितनी जरूरी है, भाषा कितनी शुद्ध होना जरूरी है, कितनी सरल होना जरूरी है, ये सब सिखाते थे। तो उसमें बहुत आनंद आने लगा, मैं लिखने लगा, बहुत सारी चीजें, कहानियां, कविताएं भी लिखता था, पत्रकारिता में लेख लिखता था, डेस्क पर संपादन करता था, मुझे रिपोर्टिंग के लिए भी भेजा जाता था, पढ़ने का शौक था। उन दिनों जो दिनमान पत्रिका आती थी, पहले अज्ञेय जी के संपादन में, फिर रघुवीर जी के संपादन में, रघुवीर सहाय जी के, वो दिनमान हम लोगों का बहुत प्रिय पत्र होता था। उससे हम सीखते थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते थे, पत्रकारिता के क्या सामाजिक दायित्व हैं ये सीखते थे। तो पत्र पूरी तरह हम 24 घंटे के पत्रकार थे। हमारे न्यूज एडिटर थे शंभुनाथ कपूर जी, हम लोगों को डांट डांट के भगाते थे कि घर भी जाओ भाई, तुम लोग 24 घंटे अखबार में रहते हो। तो ये वो एक जुनूनी दौर था। तो कोई प्रशिक्षण पत्रकारिता का नहीं लिया, अखबार में ही सीखा काम कर। अच्छा सर, एक चीज हम देखते हैं, हमने देखा है कि आज अखबार उसमें सबसे पुराना अखबार हुआ करता था, बनारस से निकला था। और आज अखबार में हिंदी सीखने के लिए लोग आज अखबार लेते थे कि जी, हिंदी जी। भाषा सीखने के लिए, भाषा की शुद्धता के लिए, अपने पराड़कर जी हों, अपने लक्ष्मण व्यास जी हों, जितने भी लोग वहाँ आए, वो भाषा की शुद्धता पर बहुत ध्यान देते थे। लेकिन आज की तारीख में तो पैरा का पैराग्राफ, और मैंने आप उठा करके देखिए तो एक लाइन शुद्ध नहीं रहती है। तो ये इतना ह्रास कहाँ से कैसे हो गया, इस पर आपकी क्या दृष्टि है? असल में ना, जो आप आज और पराड़कर जी की बात कर रहे हैं, अशोक जी उसी परंपरा के संपादक थे।
तो एक उन्होंने एक बताते थे किस्सा, उन्होंने लिखा भी है। उन्होंने पराड़कर जी के लेखों का एक संपादन किया है अशोक जी ने, संपादक पराड़कर नाम से, जो आज में उनके लेख और संपादकीय प्रकाशित होते। उसकी भूमिका में अशोक जी ने एक चीज लिखी है कि जब गांधी जी लंदन में वायसराय से मिलने जा रहे थे, तो अखबारों में कई तरह की राय अंग्रेजी में छपती थी कि उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो कोई समाचार आया था जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था, क्या गांधी जी को सैक क्लॉथ एंड एशेज में जाना चाहिए। मतलब शैक, अंग्रेजी का मुहावरा है शैक क्लॉथ एंड एशेज। तो तमाम हिंदी पत्रों में छपा कि क्या वो कह रहे हैं क्या गांधी जी को टाट लपेट कर और राख पोत कर जाना चाहिए वायसराय के सामने। तो ये कोई भाषा नहीं थी ना, आपने अंग्रेजी के मुहावरे को हिंदी में हूबहू अनुवाद कर दिया। पराड़कर जी ने लिखा, इसका अनुवाद आप देखिए, और जो आज के नए पत्रकार हैं सीखना चाहें तो सीखें, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। पराड़कर जी ने लिखा, क्या गांधी जी दांतों में तृण दबाकर वायसराय के सामने जाएं। शैक क्लॉथ एंड एसेज का हिंदी मुहावरा बनाया, हिंदी में मुहावरा है दांतों में तृण दबाकर, आप समझ सकते हैं। तो पराड़कर जी ने आज में ये लिखा कि क्या गांधी जी दांतों में तृण दबाकर वायसराय के सामने जाएं। तो भाषा की प्रकृति, अशोक जी उसी परंपरा के थे, उन्होंने ये लिखा है और हम लोगों को यही सिखाते थे कि भाषा तो जो कैसे आप अंग्रेजी को जाने, जैसे वो अशोक जी कभी ये नहीं लिखने देते थे ऐसा निर्णय लिया गया। ये लिया गया क्या होता है, ऐसा निर्णय लिया, हमेशा वो द्वारा शब्द लिखने पर उखड़ जाते थे। ये द्वारा के क्यों लिख रहे हैं आप, हिंदी में कोई द्वारा नहीं होता, हिंदी व्याकरण में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होता। तो मेरे द्वारा खाना खाया गया, ये कौन बोलता है, मैंने खाना खाया, ये हिंदी है। तो द्वारा शब्द के इस्तेमाल पर भी नाराज होते। तो इस तरह की भाषा सिखाई जाती थी और अखबार ही भाषा सिखाते थे, हम लोग उससे सीखते थे। अब अखबार ही और पूरा मीडिया ही भाषा को विकृत और भ्रष्ट करने पर तुला है। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका दोष नहीं, वो वही सीख रहे हैं जो अखबार और मीडिया सिखा रहा है। जिस तरह के एंकर बोलते हैं, जो हिंदी बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलते हैं, बात अंग्रेजी की नहीं है, बात तो भाषा की प्रकृति की है। जो आप हिंदी बोलिए तो हिंदी की प्रकृति है, तमाम शब्द हिंदी के इतने आसान सहज सरल शब्दों को अंग्रेजी थोप थोप के ऐसा बना दिया गया है कि वो ना हिंदी रह गई है ना अंग्रेजी रह गई है। तो इस पर दुख ही व्यक्त कर सकते हैं, और क्या। अच्छा सर, एक चीज देखते हैं कि पत्रकारिता तो अपने आप में बहुत ही गूढ़ विषय है। पत्रकारिता में भाषा का ध्यान, भाव का ध्यान, भंगिमा का ध्यान, कथानक का ध्यान, सबका ध्यान। तो एक तरीके से पत्रकार तो सर्वांगीण होता है, उसको साहित्यकार भी होना होगा, बेहतर साहित्यकार भी होना है, बेहतर वैज्ञानिक भी होना है, बेहतर खिलाड़ी भी होना है, और सबसे बड़ी चीज है कि एक बेहतर भाषा वैज्ञानिक उसको होना जरूरी है कि उसका एक शब्द किस तरीके से, कितनी मानक क्षमता का उसका शब्द है। लेकिन आज की तारीख में तो ये सारी चीजें बिल्कुल लापता हो गई, गायब हो गई है। खैर, आज की तारीख में तो ये प्रिंट मीडिया का भी कोई बहुत रोल नहीं रह गया। हम देखते हैं कि वो ये सीधे सीधे ये जो अपना डिजिटल मीडिया है या अपना इसी पर अभी सर आपने नाम अपना जिक्र किया दिनमान का। दिनमान राजनीतिक पत्रिका थी और हमको याद है हमारे यहाँ पिताजी उसका पूरी की पूरी सीरीज, हो सकता है दिनमान के पास भी, दिनमान के ऑफिस में भी उतना न रहता रहा हो। अपना जितना ऐसे लोग अपने अपने घरों में उसको इकट्ठा करके रखते थे। अपना वैसे साहित्यिक पत्रिकाएं अलग से हुआ करती थी, सारिका हुआ करती थी, ये कादम्बरी हुआ करती थी, उसको लेके पढ़ने में एक गर्व का अनुभव होता था। लेकिन आज की तारीख में साहित्यिक पत्रिका के नाम पर आप उठा करके देखिए तो बहुत ही बुरी हालत है कि अगर कोई शायद जितनी उम्दा साहित्यिक पत्रिका होगी वो उतने ही संकट में होगी। आज की तारीख में उसका जो परिभाषा है कि जो भी होगा, तो आखिर यह विचलन, यह क्षरण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन सी पहचान की काम कर रही है? तिवारी जी, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं और सबसे बड़े कारण हैं कि जो आज़ादी के आसपास आप देखिएगा, आज़ादी से पहले
पूरी पत्रकारिता का जो एकमात्र ध्येय था देश को आजाद कराना, उस संघर्ष में वो एक तरह की मिशनरी पत्रकारिता थी। लोगों ने अपने स्त्रियों के जेवर बेचकर अखबार निकाले, जेल गए, वो एक संघर्ष था। आजादी के बाद मिशन तो रहा, लेकिन हुआ क्या कि देश स्वतंत्र हो गया और चीजें बदल गई। शासन जो है वो हमारा स्वदेशी शासन के नाम पर जो हमने लिया, वो पूरे शासन की प्रवृत्ति वही थी जो विदेशी या ब्रिटिश सरकार की थी। और अखबार जो पहले छोटे छोटे पत्रों का रोल होता था, वो उद्योग समूहों के अखबारों को बढ़ावा मिलने लगा। तो पत्रकारिता एक उद्योग में बदलती चली गई। उद्योग का मकसद होता है मुनाफा कमाना। मुनाफा कम जो जो अखबार पहले सरकार के खिलाफ खड़े रहते थे, वो दरअसल सरकार के साथ उद्योगपतियों के अखबारों में ये चलन आया धीरे धीरे। अखबार की जो आजादियां थी वो धीरे धीरे कम इसलिए होने लगी कि जो मालिक थे पत्रों के, वो सरकार का मुंह जो होने लगे मुनाफे के लिए, लाइसेंस के लिए। आजादी के बाद के हालात बहुत खराब थे। 1975, 76, 77 में जब हमने शुरू किया तो आप देखिए अखबार का कागज भी अच्छा कागज विदेश से आयात होता था। देश में जो कागज बनता था वो बहुत पीला मोटा भुरभुरा कागज था। उस कागज का भी कोटा होता था, यानी सरकार एक कोटा अलॉट करती थी। वो अलॉटमेंट होता था अखबार के सर्कुलेशन के आधार। कोई अखबार 50,000 बिकता है तो उसको इतना कागज मिले। तो वहां से बेईमानियां शुरू हुई। अखबार के मालिक अखबार का प्रसार संख्या बढ़ा करके बढ़ा हुआ कोटा लेने लगे, उस कागज को बाजार में बेचने लगे ब्लैक। तो ये एक तरह की इस तरह की जो चीजें शुरू हुई, वो धीरे धीरे तो उसके मूल्य भी बदल गए, क्योंकि पत्रकारिता का जो मकसद धीरे धीरे, और आज 60, 70, 80 के दशक से पत्रकारिता बुरी तरह विचलित हो गई, क्योंकि वो पूरी तरह मुनाफे के पीछे भागने लगी, मूल्य धूसरित हो गए। जैसे जैसे आजादी के दौर की पीढ़ी गायब हुई और नई पीढ़ी आई, उसमें वो त्याग, वो परिष्कार, वो संशोधन, सामाजिक सरोकार की भावनाएं कम होती चली गई। और पूरी तरह हुआ ये था पहले कि अखबार ये माना जाता था, एक हम लोगों को ये सिखाया जाता था सामान्य से शुरू से, कि अखबार जो है वो जनता की आवाज है। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम मीडिया को करना चाहिए, और सरकार की आवाज उसे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सरकार को अपना प्रचार करने के लिए उसके पास विपुल संसाधन मौजूद है। सरकार जो प्रचारित करना चाहते हैं उसके पास बहुत सारे माध्यम होते हैं। जनता के पास कोई माध्यम नहीं है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, विपक्ष के पास कोई माध्यम नहीं है अपनी आवाज पहुंचाने का। तो मुख्यतः अखबारों को, पत्रकारिता को प्रतिपक्ष होना चाहिए। अखबार का, पत्रकारिता का मूल दायित्व प्रतिपक्ष होना है, क्योंकि पक्ष के पास तो बहुत सशक्त माध्यम है। ये हम लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन आज की तारीख में ये हुआ कि जनता तो गायब हो गई। जैसे जैसे आप देखिए ना, अखबार विकसित, वो शहर केंद्रित अखबार हो गए। जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो अखबारों में गांव की खबरें होती थी। गांव, खेती, किसानी, खाद, पानी, वहां गांव अखबारों में आप देख सकते थे गांव को। लेकिन 80 का दशक आते आते अखबारों से गांव गायब हो गए, क्योंकि अखबार शहरों में बिकते थे। शहरों में बिकते थे और शहरों में विज्ञापन था। अखबार, पत्रकारिता विज्ञापन के पीछे जाने लगी। जो अखबार गांव में ज्यादा बिकता था उसे विज्ञापन मिलता ही नहीं था, कि गांव में विज्ञापन नहीं था। विज्ञापन कंपनियां उस अखबार को विज्ञापन देती हैं जो खरीद सकने वाली जनता के पास जाता है, जिसके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है। तो अखबारों का ध्यान ये हुआ उन शहरों में अधिक से अधिक बिको जहां पर ऐसी जनता रहती है जिसकी जेब में पैसा है, जो बाजार से खरीद सकती। तो अब आप देखें, टीवी, फ्रिज, कार, इनके विज्ञापन गांव में देकर क्या होगा? वहां गांव की जनता तो कार खरीदेगी नहीं। तो विज्ञापन के दबाव में पत्रकारिता शहर केंद्रित होती चली गई, गांव गायब हो गए। गांव गायब होने के साथ ही गांव, किसान, गरीब, स्त्री, दलित,
बहुजन समाज गायब हो गया मीडिया से, क्योंकि वो प्रभुत्ववादी वर्ग की पत्रकारिता करने लगे। तो आप देखिए कि बहुत समय तक, आज तो थोड़ी चेतना आ गई है, थोड़ा जो हमारा बहुजन वर्ग है उसकी ये सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है, जिससे जो सवाल पूछने लगा है। लेकिन 80 के दशक में आप देखिए सब गायब थे। स्त्रियों के खिलाफ जिस तरह की खबरें छपती थी, आज भी छपती, स्त्री एक उपभोक्ता की वस्तु बन गई। दलित के बारे में, दलित अत्याचार की बेपनाह इतनी खबरें छपती थी उस दौर में, और ये हमेशा दलित वर्ग ही अपराधी घोषित किया जाता। कोई, ये हम लोग गवाह हैं इस चीज के, कोई चोरी डकैती हुई सबसे पहले गांव की दलित बस्ती में जाकर उनके पुरुषों को पकड़ लिया जाएगा, स्त्रियों के साथ अत्याचार किया जाएगा। ये पूरी, और लेकिन ये अखबारों से, ये अखबार उसी तरह चलते थे, सरकार की भाषा, प्रशासन की भाषा, पुलिस की भाषा बोलते थे। तो ये स्थितियां पत्रकारिता को एक तरफ ले गई, एकांगी होती चली गई पत्रकारिता इस तरह से। अच्छा सर, एक हम देखते हैं कि जैसे अखबारों में इनकी व्यापकता गांवों में कुछ ज्यादा रहती है। एक चक्की अगर कहीं बनी हुई, एक अखबार वहां पहुंच जाता था तो पूरे इलाके भर में समाचार उसमें पहुंच जाता था। और अखबारों में भी, वहां पर भी लोग अपने स्तर से भी होता था कि स्थानीय लोग वॉलपेपर निकालते थे अपना अपना पर्ची पर, या कुछ जगह तो वो साइक्लो स्टाइल करके अखबार लोग निकाला करते थे। हमको याद है कि रणभेरी अखबार उस समय हमारे बनारस से निकला, जी अपना जी। शुरुआत हुआ था। चिंगारी शुरुआत हुई थी जब एकदम प्रतिबंध था, अखबारों का छपना बंद था। तो किन किन दुरूह संकटों से जूझते हुए लोगों ने पत्रकारिता को शुरू किया। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि उस समय जब ब्लॉक, वो ब्लॉक से अखबार छपते थे, वो अक्षर अक्षर लगा करके होता था। तो उस समय आप सोचिए कि जो टेबल पर पत्रकार बैठता था, उससे तो ज्यादा हम समझते हैं कि अनुभवी और ज्ञान रखने वाला वो अपना पत्रकार था, जो कि जिसकी शिक्षा बहुत कम हुआ करती थी, और सारे अक्षरों को किस तरीके से सही सही कंपोज करता था। उस सही कंपोज करने में तो त्रुटियों की मात्रा होने की ज्यादा संभावना थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन त्रुटियों का संशोधन होता था और फिर अखबार अपने समय पर आ जाता था, और उसमें त्रुटियां नगण्य जैसी होती थी। लेकिन आज की तारीख में तो तमाम सुविधाएं हैं, अपना एक क्लिक दबा करके हम उसको संशोधन कर लेते, सब कर लेते। लेकिन उसके बावजूद भी आज इतनी अशुद्धियां होती हैं। तो उस युग के पत्रकारिता में और आज के युग में जब हम आधुनिकता के बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं, उसमें भी ये तो बहुत संकट है। अच्छा सर, एक चीज देखते हैं कि ये पत्रकारिता का जो स्तर रहा है, ये विज्ञापनों में तो खैर ठीक रहा है, और सरकार उन्मुख सरकार भी अब आज की तारीख में तो इतना पतन हो गया है कि आज की तारीख में तो हमारे प्रदेश की सरकार कहती है कि आप हमारी स्कीमों का प्रचार कीजिए तो आप 4 लाख रुपया ले जाइए, और नहीं तो साहब आपको हम जेल में बंद करेंगे अगर आप देशद्रोही काम करेंगे। तो यह तो सर पत्रकारिता की भावना की बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विरुद्ध है। जब हम एक वैज्ञानिक शिक्षा के दौर में आकर के पत्रकारिता की हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो पत्रकारिता का शिक्षण आखिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? पत्रकारिता का शिक्षण तो इस पर ध्यान दे, लेकिन इसकी कद्र कहाँ है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार आज उन्हीं अखबारों को विज्ञापन देती है जो उसका प्रचार कर। मैं आपको बताऊं कि मेरे जो नए पत्रकार कभी मिलने आते हैं, बात करने आते हैं आज के संपादक लोग, तो वो दबे स्वर में ये कहते हैं, सर हम लोग तो विवश हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। रोज शाम को हमारे पास मुख्यमंत्री सचिवालय से या सूचना विभाग से एक लिस्ट आ जाती है कि ये फोटो पेज उन पे होना चाहिए, ये खबर पेज उन पे होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि जिन अखबारों को प्रतिपक्ष पहले होना चाहिए था, वो अब पक्ष पहले हैं, प्रतिपक्ष है ही नहीं। क्योंकि सब कुछ आप देखिए, हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहा है, सारी विकृतियों का अगुवा भी वही रहा है। उनके जब एक पीढ़ी 80 के दशक में उनके जब नए मालिक आए, अशोक जैन की जगह उनके बेटे समीर जैन आए, तो उनका एक मशहूर वाक्य है कि हम तो विज्ञापन के लिए अखबार निकालते हैं और जो जगह बच जाती है उसमें समाचार भर देते हैं। ये उनका मशहूर कोटेड वाक्य अनेक जगहों।
तो ये तो आप देखिए आज की तारीख तो भाषा पर कौन ध्यान देगा? भाषा और जिम्मेदारी पर, तथ्य की सही होने पर कौन ध्यान देगा? हम लोगों को सिखाया जाता था कोई भी चीज गलत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर हम गलत चीज पाठक को देंगे तो हम समाज के साथ अन्याय कर रहे होंगे। अशुद्ध नहीं जाना चाहिए, संदिग्ध चीज नहीं जानी चाहिए। एक अंग्रेजी में हम लोगों को सिखाया जाता था एक कोट की, व्हेन इन डाउट कट इट आउट। अगर जरा भी शक हो तो उसे निकाल दीजिए, मत लिखिए। और शोध पर ध्यान दिया जाता था, और ये सिखाया जाता था कि अगर आपको कोई समाचार दे रहा है तो उस पर सबसे पहले शक कीजिए कि ये क्यों दे रहा है, ये गलत तो नहीं दे रहा है, और उसको जांच पड़ताल कीजिए, तथ्यों की जांच पड़ताल कीजिए, सब संतुलित, और दूसरा पक्ष लिए बिना कोई समाचार नहीं जाएगा। आज की तारीख में आप तो कुछ भी छपाना चाहें वो बहुत आसान है। इतनी अशुद्धता तो अलग बात है, अप्रामाणिक गलत तथ्य छपते हैं, गलत तथ्य बिना जाने बूझे, और अनेक बार जानबूझकर गलत तथ्य छापे जाते हैं। तो पत्रकारिता आज है नहीं, आज पत्रकारिता है नहीं आज तो। लेकिन हालांकि ये कहना भी गलत है कि पत्रकारिता आज नहीं है। आपने कुछ देर पहले छोटे छोटे पत्रों की, दीवार पत्रिकाओं की बात की। आज भी समाज में ऐसे छोटे छोटे पत्र निकल रहे हैं, जगह जगह देश के हर कोने में निकल रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है, जिनके पास विज्ञापन नहीं है, जिनके पास प्रसार संख्या नहीं है, लेकिन वे पत्रकार समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए छोटे छोटे पत्र निकाल रहे हैं। ऐसे पत्र ही पत्रकारिता के प्राण जिंदा रखे हुए। सर, आपने कहा विश्वसनीयता का, तो सवाल है कि जो सदन में बोला जाए उससे ज्यादा विश्वसनीय वाक्य तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब आपके सदन में ही झूठ का पिटारा खोल दिया जाए तो पत्रकारिता भी कहां से क्या करे। हमको याद आता है तो उस समय अगर सदन में झूठ बोला गया है तो पत्रकार का दायित्व है ना कि उसकी पड़ताल करे। जी 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 ये वर्तमान सरकार जब शुरू में आई, एक उदाहरण पुण्य प्रसून वाजपेयी का है। मोदी जी ने कहीं कहा, एक विज्ञापन छपा था कि झारखंड की एक महिला का, उसका तस्वीर छपी थी कि हमने इस महिला को घर दे दिया है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ये तय किया था उन दिनों कि हम प्रधानमंत्री के हर दावे का सत्यापन करेंगे। वो झारखंड के उस गांव में पहुंच गए। वो महिला घर कहाँ, वो तो एक 500 रुपए किराए पर एक झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। उसका फोटो छाप कर विज्ञापन में गलत दावा कर दिया गया। जब ये सच खोला गया तो उस पत्रकार को संस्थान से निकलवा दिया गया। ऐसे कितने पत्रकारों को निकलवा दिया गया, कैद कर दिया गया। सच को सहन करने की, आलोचना को सहन करने का जो लोकतांत्रिक दायित्व होता था, राजनेता वो भूल गए हैं। उन्हें आलोचना बर्दाश्त ही नहीं है, आप उसका मुंह बंद करना चाहते हैं। संस्कृत की वो कहावत भी हम लोगों को सिखाई जाती थी कि स्वर्ण पात्र का मुंह जो है वो झूठ से ढका हुआ है। तो आप उसको हटाइए तो ढक्कन, तब तो आपको सच मिलेगा अंदर। वो किसी को कोई करना नहीं चाहता। अच्छा सर, वो जमाना हुआ करता था कि हर अखबारों में एक कॉलम हुआ करता था कार्टून का, और वो कार्टून बहुत प्रमुखता के साथ, ऐसे ऐसे कार्टून थे जो कि अखबारों में जो मटेरियल अंदर है उससे ज्यादा महत्व उन कार्टून का था। हमको याद है हमारे आप तो आज में आप देखे हैं, एक कांजीलाल हुआ करते थे, जी या जी जी और भी तमाम लोग थे, उनके कार्टून। आज की तारीख में ऐसे कार्टूनिस्ट अगर कोई कायदे का कार्टून बना दे, जैसे चंचल जी भी आजकल बेबी भी अपना कार्टून देते हैं, तो उसकी इतनी मारक क्षमता है कि आज की तारीख में तो लोग गिरफ्तार हो जाया करते हैं कार्टून, अगर ऐसा कार्टून बना करके लोग देते तो। हमारे देश में एक बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट हुए शंकर, और अगर आपको याद हो उस दौर में शंकर्स वीकली करके उनका एक पत्र भी निकलता था, पत्रिका निकलती, बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका थी। वो अनेक ऐसे ऐसे कार्टून बनाते थे, अगर आज वो बनाते तो उनको शायद कहीं रहने नहीं दिया जाता। या बाद में जनसत्ता में काक थे, बहुत से ऐसे कार्टूनिस्ट थे जो कार्टून, तो जैसे पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है कि एक अच्छा फोटो 10,000 शब्दों के बराबर होता है। एक अच्छा कार्टून तो जाने कितने लाख शब्दों के बराबर होता है। आप कार्टून में
तो कार्टून हमारे पत्रकारिता की, हमारे लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। और हर अखबार में पहले पेज पर एक छोटा सा कार्टून जरूर होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर के लक्ष्मण कार्टून बना देते थे, उसका कोई जवाब नहीं होता था। आप देख तो, लेकिन आज वो उसका ऐसा नहीं कि आज कार्टूनिस्ट नहीं है या आज पत्रकार नहीं है, उनके लिए मंच खत्म हो गए, उनके लिए माध्यम खत्म हो गए। तो वो लोग घुटते रहते हैं या फिर उन्हें दबाव डाला जाता है कि आप ऐसा ही बनाओ। तो ये दिक्कत है। वो लोग तो हैं समाज में। सर, उस समय के पत्रकार हो या पत्रकारिता से तो आदमी कभी रिटायर नहीं होता है, कभी उसे रिटायर हो ही नहीं सकता है। हाँ, यह है कि उस तथाकथित सेवा में वो है या नहीं है, यही उसके रिटायरमेंट का मापदंड होता है। लेकिन पत्रकार लोग आज की तारीख में भी पत्रकारिता से जब अपनी नौकरी से बाहर चले जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि फिर वो कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाने की स्थिति में अपना रहते हैं। आपका इस पर क्या असल में वही है ना, अगर आप किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं पत्रकारिता की, आप संस्थान के से बंधे हुए हैं। अगर संस्थान कहता है ये मत लिखिए, तो दो तरीके हैं, या तो आप छोड़कर बाहर आ जाइए नौकरी, और या फिर उनको सर झुकाकर काम करिए। दिक्कत ये है कि पत्रकार को अपना घर परिवार भी पालना होता है, नौकरी भी जरूरी है। हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो दिक्कत वही है कि आदमी क्या करे। तो किसी भी संस्थान में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको उसके मानना होगा, या फिर आप छोड़, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे लोग थे, ऐसे लोग पत्रकारिता में रहे हैं, हमने देखे हैं ऐसे लोग। कई लोग जो जरा सी बात पर, ये यहाँ पर नेशनल हेराल्ड लखनऊ का अखबार था, दिल्ली का भी था, उसमें एम चेलापति राव उसके संपादक थे। और नेहरू जी अखबार, मतलब कांग्रेस का अखबार था, नेहरू जी ने ही स्थापित किया था। नेहरू जी लखनऊ आते थे तो चेलापति राव से मिलते थे, तो सामने खड़े रहते थे। नेहरू जी तो बहुत सम्मान करते थे पत्रकारों, संपादकों का। वो लिखने के शौकीन थे नेहरू जी। खबर लिखकर चेलापति राव को देते थे, चेलापति राव काट के फेंक देते थे कई बार। चेलापति कहते मैं इस्तीफा अपनी ऊपर की जेब में हमेशा रखे रहता हूँ जब मुझसे कहा गया। तो ये है। तो बहुत सारी चीजें हैं। पराड़कर जी आज में किन स्थितियों में काम करते थे, ये सारी स्थितियां हैं। कई बार लोग छोड़ते थे, बंद होते थे। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो पत्रकार, जैसे वो मशहूर वाक्य आडवाणी जी का है, जब उन्होंने इमरजेंसी के बारे में कहा था कि हमने तो पत्रकारों से थोड़ा झुकने को कहा था, वो रेंगने लगे तो हम क्या करें। अच्छा सर, हमने देखा है, एक उदाहरण है हमारे बनारस में। इस बीच जब से मोदी जी आए हैं, बहुत गंभीर तरीके का उन्होंने विकास किया, और उसी विकास के आधार पर पूरे देश में और दुनिया में अपने आप को छाए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पक्का महाल है, आप तो बनारस में रहे हैं, देखे हैं उसके ध्वस्तीकरण की कहानी। अखबारों से अगर आप देखें, मीडिया में आप देखें, चाहे डिजिटल मीडिया में देखें, तो आपको उसकी तस्वीर नहीं नजर आएगी। लेकिन एक हमारे यहाँ दैनिक जागरण के पब्लिसिटी इंचार्ज से देखा करते थे, सुरेश प्रताप जी। सुरेश प्रताप जी ने एक तरीके से दैनिक रिपोर्ट आप समझिए, और डायरी होगी वो, उन्होंने फिर उसके बाद उसको उड़ता बनारस करके उन्होंने अपना उसको संग्रहित किया और छपवाए हैं। हमको लगता है कि बनारस के उस विध्वंसक बनारस की उससे बढ़िया और कोई कहानी हो नहीं सकती, इतिहास हो नहीं सकता है। तो उस तरीके से आपने भी अभी अपनी पत्रकारिता के बाद आप पूर्णकालिक लेखक एक तरीके से हो गए हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? क्या पत्रकार अपने सर्विस पीरियड में बेहतर पत्रकारिता कर पाता है, या सर्विस से बाहर निकलने के बाद बेहतर पत्रकारिता कर सकता है? दरअसल इसके दो पक्ष हैं तिवारी। एक तो ये है कि पत्रकारिता अब संस्थान की नौकरी करते हुए भी बेहतर की जा सकती है। वो ऐसे देखिए, मैंने जिन अखबारों में, बड़े अखबारों में काम किया, उनके मालिकों के भी व्यावसायिक हित थे। और वो व्यावसायिक हित अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा, जैसे अगर कोई झुग्गी झोपड़ी बस्ती पर दबंगों ने हमला करके आग लगा दी, जैसे अभी बिहार में हुआ है, या ऐसे तमाम अनाचार होते हैं, उनको लिखने से क्या आपको कोई रोकता है? या
हम लोग जैसे पूछते थे भाई कितना लिखना है, तो हमारे संपादक लोग कहते थे देखिए कोहनी मारते जाइए धीरे धीरे, जहां कोहनी चुभ के रिएक्शन होने लगे वहां रुक जाइए। यानी आप अपनी आजादी खोज सकते थे उन नौकरियों में, आप उन चीजों को अवॉइड कर सकते थे जिस जो मालिक नहीं चाहता छपना। लेकिन ऐसे हजारों विषय होते हैं जहां आप पत्रकारिता पे अपनी धार दिखा सकते हैं। महिलाओं के विमर्श को आगे लाने में क्या कोई मालिक रोकता है कि आप मत करिए? दलितों के विमर्श को, सड़कों के हालात को, एक गरीब आदमी जा रहा है, ठंड से मर गया है, वो इतनी सी एक खबर छपती है, क्या उस खबर की जड़ों में जाने से कोई रोकता है? मेरा कहने का मतलब है कि पत्रकारिता की नौकरी के भीतर पत्रकार आजादी तलाश सकता है अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, वो खाली मुंह ही देखता रहे हमेशा मालिक का या सरकार का, तो वही होगा कि उससे जब झुकने को कहा जाएगा तो रेंगने लगा। आपको झुकने को कहा जाए तो आप उतना ही झुकिए जितना कहा गया है, उससे ज्यादा तो आप काम कर सकते हैं। तो एक तो ये आजादी अपनी ढूंढने की बात है कि आप अखबार में, और ऐसा किया है लोगों ने, ऐसा किया है संपादकों ने, पत्रकारों ने, कि अपनी सीमा के भीतर धारदार पत्रकारिता की है। दूसरी बात यह है कि जब आप अखबार की नौकरी से बाहर आ जाते हैं तब फिर आप पर कोई रोक नहीं होती। लेकिन दिक्कत तब क्या है, तब आपके पास ऐसा कोई मंच नहीं होता। जो अखबार है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, जागरण है, आज है, इन अखबारों की जो व्यापकता रही है, अब तो मुझे लगता है कि वो सिकुड़ गई है, तो भी आज वो प्रसारित होते हैं। उनमें छपना और एक छोटे से पत्र में छपने का असर, आपको अगर जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है तो फिर आपकी पहुंच सीमित हो। रिटायरमेंट के बाद या अखबारों से बाहर होने के बाद आपकी पहुंच सीमित हो जाती है। हालांकि अब नई तकनीक के दौर में ऐसे माध्यम हैं कि आप अपना मंच बना सकते हैं। कई पत्रकारों ने बनाया, रवीश कुमार ने बनाया, पुण्य प्रसून ने बताया है, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने लिए नया अपना मंच बनाया है। तो सोशल मीडिया ने ये अवसर भी दिया है कि जो काम आप अखबारी संस्थानों में रहकर नहीं कर पा रहे थे वो अब कर पा रहे हैं। तो ये दोनों बातें हैं। अच्छा सर, आपने तो एक लंबा सफ़र तय किया, करीब 4 दशक आपने पत्रकारिता की और पत्रकारिता के बाद आप सीधे लेखन में आए। तो लेखन में उस पत्रकारिता का आपको उसके अनुभवों का क्या लाभ मिल रहा है? और वो लेखन में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से कैसे मिली? असल में मैंने आपको बताया कि मैं पत्रकार बनने से पहले भी लिखता रहता था, साहित्यिक लेखन करता रहता था। पत्रकारिता करने के दौरान बहुत कम हुआ, लेकिन मेरा साहित्यिक लेखन बंद नहीं हुआ, मैं लिखता रहा, कम लिखा गया। और पत्रकारिता के अनुभवों ने भी बहुत सारी कच्ची सामग्री दी मुझे लिखने के लिए। मसलन अगर मैंने जैसे आपसे कहा कि एक आदमी जा रहा है, एक वाहन ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी और वो मर गया, और तो पुलिस की खबर से लेके रिपोर्टर इतनी सी खबर छाप देता है कि साइकिल सवार टक्कर से मरा, 2-3 पैरे की खबर छप के रह जाती है। लेकिन आप देखिए कि जहां पर एक खबर खत्म होती है वहीं से एक कहानी शुरू होती है। वो आदमी कौन था? अगर आप कल्पना करें या घटनास्थल पर जाएं, देखें, वो मजदूर था, शाम की मजदूरी के बाद वो आधा किलो आटा, 4 दाने आलू और 1 दाना प्याज और 2 हरी मिर्च लेके घर जा रहा था और उसे किसी ने टक्कर मार दी, मर गया वो। तो वो एक संख्या बनकर रह गया अखबार में, लेकिन साहित्य में वो वही एक बड़ी रचना बनकर सामने आ सकती। तो पत्रकारिता ने बहुत सारे अनुभव दिए, लोगों से मिलने के अनुभव दिए, तरह-तरह के लोगों से मिलने के अनुभव दिए, गाँवों को, कस्बों को, लोगों के दुःख दर्द देखने के मौके दिए। तो उससे साहित्य और लेखन करने में प्रेरणा मिलती रही। आज भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं लिखता हूँ, तो उसमें ये पत्रकार के रूप में मैंने जो देखा, जो सीखा, और पत्रकार को एक चीज और मिलती है अगर वो उसका इस्तेमाल करे,
उसे किसी भी मुद्दे के दोनों पक्ष देखने के अवसर मिलते हैं, उसका अच्छा पक्ष, बुरा पक्ष, ये पक्ष, वो पक्ष, खबरों के आगे और खबरों के पीछे उजाला भी देखने को मिलता है उसे और अंधेरा भी देखने को मिलता है। तो अगर वो इन सब का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए लिखने के लिए अपार सामग्री होती है। उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी दृष्टि कैसी है, उसका विचार कैसा है, ये जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पत्रकारिता ने रचनात्मक लेखन के लिए भी खूब सामग्री दी और अवसर दिए। अच्छा सर, एक चीज देखते हैं कि कथानक के लिए आदमी जिन जिन क्षेत्रों में अध्ययन करता है, कोई अर्थशास्त्री है, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी है, तो कोई पुलिस अधिकारी है, तो कोई खिलाड़ी है, तो कोई पत्रकार है, तो जो जिस क्षेत्र में जिसकी पारंगता रहती है तो वहीं से वो कथानक लेता है और अपना ताना बाना बुनता है। तो ऐसे में ये कथानक चयन के लिए या जाहिर सी बात है कि कोई भी आप साहित्य सृजन कर रहे हैं तो आपकी दृष्टि एक बनती है या कहीं से उसको बनी बनाई मिलती है, आप उसको मांझ करके आपको उसको ठीक ठाक करते हैं। तो आपके लेखन की दृष्टि आपकी कहाँ से बनी और आप उसमें क्या ये किसी को प्रेरणा स्रोत आप मानते हैं? मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। पहला, मेरा जो पहला उपन्यास है उसका नाम है दावानल। वो चिपको आंदोलन की असली कहानी है। जब चिपको आंदोलन को सारे लोग आज भी इस रूप में जानते हैं कि वहां के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ नहीं कटने देते थे, और कि सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, ये एक मोटी मोटी जानकारी देश दुनिया भर में फैली हुई है आज तक। ये सच नहीं है। सच क्या है, इसको देखने के लिए जब लड़ रहे थे, जब आंदोलन हो रहे थे, तो तमाम अखबारों में सिर्फ ये छप रहा था कि पहाड़ के लोग एक भी पत्ती तोड़ने के खिलाफ हैं, पेड़ कटने के खिलाफ हैं, पेड़ों को बचाओ। और जब ये आंदोलन बहुत बढ़ गया तो 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक फॉरेस्ट एक्ट 1980 वन अधिनियम लागू कर दिया, और उस अधिनियम के तहत ये हुआ कि जंगल में गाय भैंस चराना बंद हो गया, पेड़ से सूखी लकड़ी काटना बंद हो गया, घास तोड़ना बंद हो गया, 38 तरह के काम जो लोग जंगल में करते थे वो बंद हो गया। तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई। मैं हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि अखबारों में चिपको आंदोलन की सही तस्वीर नहीं आ रही। असल बात ये थी कि पहाड़ के लोग, जंगल के लोग, खास करके महिलाएं, जो जंगलों पर जिनका जीवन निर्भर है, वो जंगलों पर अपना हक चाहती थी। वो पेड़ से लकड़ी भी लेना चाहती थी, चारा भी लेना चाहती थी, जंगलों में जानवर भी चराना चाहती थी, वहां की जड़ी बूटियां भी लेना चाहती थी, उसमें खेती भी करना चाहती थी। लेकिन वो जंगल को व्यावसायिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हो क्या रहा था कि पूरे के पूरे जंगल सस्ते दाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को बांट दिए गए सर, और जंगलों का अनाप शनाप दोहन हो रहा था। इतनी बड़ी पेड़ काटे जा रहे थे बेहिसाब। स्पोर्ट्स कंपनी, इलाहाबाद की एक बड़ी सीमेंट्स कंपनी को जंगल नीलाम कर दिए गए। गांव की महिलाएं लकड़ी नहीं लेने जाती थी, वो ठेकेदार के लोग गांव की महिलाओं को भगाते थे, घास नहीं काटने देते थे, गाय नहीं चराने देते थे। तो आंदोलन का मकसद क्या था? आंदोलन जब शुरू हुआ, महिलाओं का शुरू किया हुआ आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा या दूसरे और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने उसको प्रसारित किया, उनका योगदान है, लेकिन उन्होंने इसको शुरू किया ये कहना उतना ही गलत है। गांव की सामान्य महिलाओं का आंदोलन वो इसलिए बना कि उन्हें जंगल पर अपना हक चाहिए था, और ये बात अखबारों में कहीं आती नहीं थी। तो मैंने इस पीड़ा से, इस छटपटाहट से दावानल उपन्यास लिखा। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी असली कहानी क्या है, क्यों चिपको आंदोलन शुरू हुआ। और आप देखिए 1980 में जो फॉरेस्ट एक्ट आया, जिसने जंगलों पर गांव लोगों के सारे अधिकार छीन लिए, तो उन्हीं लोगों ने, उसी जनता ने जिसने चिपको किया था, यानी पेड़ों को काटने से के खिलाफ आंदोलन किया था, व्यावसायिक कटान का विरोध किया था, वही लोग पेड़ काटने पर उतारू हो गए। क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट के बाद आप जंगल की जमीन पर बिजली का खंबा नहीं गाड़ सकते, टेलीफोन की लाइन नहीं गाड़ सकते, सिंचाई की नहर नहीं निकाल सकते,
जानवर नहीं चल, गांव के लोगों को आपने बांध दिया, जो आंदोलन था ठीक उल्टा किया। तो दावानल उपन्यास इस कहानी को कहता है, ये उसकी तड़प का हिस्सा है, ये बेचैनी से निकलता है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। मेरा दूसरा उपन्यास टिकटशुदा रुख का है। वो एक उत्तराखंड के एक दलित युवक की कहानी है। हमारे यहाँ शिल्पकार कहते हैं उत्तराखंड में। आमतौर पर ये प्रचारित किया जाता है पहाड़ में भी, यहाँ भी, कि पहाड़ों में सवर्णों और दलितों के रिश्ते बड़े मधुर हैं। ये कहा जाता है कि वहाँ बड़े प्यार से लोग रहते हैं, मैदानों की तरह वहाँ हमले नहीं होते, मारे नहीं जाते। लेकिन मैं बचपन से देखता आ रहा था कि ये सत्य नहीं है। मधुर रिश्ते तो एक बहाना है। असल में जितनी उपेक्षा मैदानों में, जितना आक्रामक मैदानों में होता है, वहां जरूर है। पहाड़ में क्या है, पहाड़ की अगर आप आर्थिक और सामाजिक संरचना देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां बड़ी जमींदारियां नहीं है, वहां बड़ी बड़ी जोतें नहीं है। जो सवर्ण है वो भी बड़े संपन्न किसान नहीं है, उनमें भी उतने ही गरीब हैं जितने शिल्पकारों या दलितों में होते हैं। तो उनका सह अस्तित्व है एक दूसरे और, लेकिन पूरा सवर्ण समाज उन दलितों का उतनी ही शोषण करता है, छुआछूत उतना ही ज्यादा है, हमलावर होते हैं, वो मारते हैं, बारातों में डोली पालकी पे बैठकर बारात नहीं निकाल सकते जैसे मैदानों में होता है। 1980 जून 1980 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, कफल्टा कांड। कफल्टा में, कफल्टा के पास के एक गांव में एक बारात जा रही थी दलित की, वो बाहर था, नौकरी में करता था, उसकी बारात डोली में जा रही थी। सवर्णों ने उस पर हमला कर दिया, 14 दलितों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, घर के अंदर जो छुपे उनको जलाकर राख कर दिया। ये 1980 में ये कांड हुआ। तो इस और ऐसे कांड पहले भी हुए। इतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन हिंसा तो बराबर होती थी। मानसिक हिंसा होती थी, शारीरिक हिंसा कम होती थी, लेकिन मानसिक हिंसा बहुत होती थी। तो मैंने इस अवधारणा को गलत साबित करने के लिए कि ये सच नहीं है, पहाड़ में भी, उत्तराखंड में भी शिल्पकारों यानी दलितों के साथ उतना ही भेदभाव होता है, उतनी ही साबित करने के ये उपन्यास लिखा। इसमें एक शिल्पकार युवक की दास्तान है, टिकटशुदा रुख का। तो जो मेरी लिखने की वजह है वो उनके पीछे कोई एक मकसद है, एक उद्देश्य है, कोई बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि दूसरे नहीं कह पाए या वो बात सामने नहीं आ पाई। चिपको की जो बात मैं कहना चाहता था वो सामने नहीं आ रही थी। वो जमीन पर मौजूद थी उत्तराखंड में, लेकिन अखबारों में नहीं आ रही थी, साहित्य में नहीं आ रही थी। तब मैंने दावानल लिखा। ऐसे ही दूसरा उपन्यास जो दलित सवर्ण रिश्तों पर था वो था। तो लिखने के पीछे उन स्थितियों का को बताना और उनके पीछे अपनी दृष्टि है, वो मुझे धक्का देती है कि मैं लिखूं इस बात को। अच्छा जी सर, ये तो निश्चित है कि पत्रकारिता में तो केवल समाचार प्रसारित होता है, समाचार के पीछे का इतिहास क्या है, उसकी भावभंगिमा क्या है, उसके पीछे संवेदना क्या है, इसको विस्तारित देने के लिए तो फिर साहित्य में आना पड़ेगा, कहानी में आना पड़ेगा, उपन्यास में आना पड़ेगा। एक जो देखते हैं कि जो संवेदनशील सरकार है वो अगर कोई मुद्दा उठता है तो उस पर कानून तो फट से कानून बना दिया जाता है, लेकिन कानून बनाने के लिए वो जो मुद्दा है उसके पीछे की जो संवेदनशीलता है उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून बनाने से पहले उसकी संवेदनाओं का अध्ययन किया जाए, या उस पर जो संवेदनशील लोग हैं उनसे उसकी राय ली जाए, उससे सहमति, उसकी स्वीकृति ली जाए। अभी जैसे हम देखें कि वहां पर छत्तीसगढ़ में हंसदेव अरण्य का वो कांड चल रहा है कि वो जो पूरा एशिया का फेफड़ा कहा जाता है आज उसको काटा जा रहा है, और ऐसे समय में काटा जा रहा है जबकि प्रकृति संरक्षण और क्या क्या के लिए दुनिया भर में पूरा मूवमेंट चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन उस पर क्या आपको ऐसा लगता है कि पत्रकारिता तो लगभग शून्य जैसी है ही है, वहाँ लगातार इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, आज हमारे पास से 2-3 साल से लगातार वहाँ आंदोलन चल रहा है, उसका कहीं कोई ऐसा समाचार है? और साहित्य सृजन में भी क्या आपको लगता है कि उसका कुछ जिक्र आ रहा है कहीं? कम आता है साहित्य। अब आज दिक्कत ये हो गई, आज के युग में हमारा जो साहित्यकार है ना, और पत्रकार साहित्यकार, वो भी जनता से उतना ही दूर हो गया है जितना नौकरशाही और नेता है।
जो जिन पे आपने जो कानून बनाने की बात कही, फट से कानून जो बना दे, कानून बनाने वाले कौन लोग हैं? ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, आईएएस अफसर है एक बड़ी, और नेता हैं जो, आप देखिए उन नेताओं का और उन अफसरों का जनता के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। बड़े बड़े बांध आप बनाते हैं, जितने लोगों को विस्थापित करते हैं, जंगल काटते हैं, आप सिर्फ ये कर देते हैं कि यहाँ के लोगों को उठा के वहां रख दिया जाए, वहां बसा दिया जाए। उनकी समस्याओं को जानने वाला कोई नहीं है। फॉरेस्ट एक्ट 1980 बनाते समय न सरकार, इंदिरा सरकार ने, न उनके नेताओं ने, न उनके अफसरों ने ये नहीं सोचा कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। तो सरकार और जो अफसरशाही है उसका जनता के साथ कोई संपर्क नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहते। आप कोई बड़ा मुद्दा उठाइए, वो एक कानून बना देंगे। कानून उतना ही जड़ विहीन होता है जितने वो नेता और अफसर होते। अगर आप जनता को जानते ही नहीं है, जनता क्यों लड़ रही है, वो हमेशा एक आंदोलन को भटका देने, आंदोलन को किसी तरह, नेताओं को आपने पटा लिया, कुछ को खरीद लिया, कुछ को जेल में डाल दिया जो सहमत नहीं हुए, और आपने कहा सब शांति हो गई, समझौता हो गया। असल में आप क्या करते हैं कि जनता की समस्याओं को दफन कर देते हैं, दबा देते हैं, वो कुछ समय बाद फिर विकराल होकर उठते। विकास योजनाएं बनाते समय हम ये नहीं देखते, बेहिसाब आप जंगल काट दे रहे। हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल में जो तमाम आपदाएं हो रही, क्यों हो रही? आपको बताइए, 4 धाम 4 लेन ऑल वेदर रोड बन रही है। उसका नियम यह है कि 900 किलोमीटर के आसपास की रोड है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट उसे कहा जाता है। वहाँ नियम ये है, सरकार का ही नियम ये है कि पहाड़ों में, संवेदनशील पहाड़ों में, और वहाँ बिल्कुल बायो रिजर्व है, नंदा देवी रिजर्व है, एरिया है जहाँ आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, ये नियम है। सरकार का ही नियम है कि अगर आप 100 मीटर, 100 करीब किलोमीटर के आसपास सड़क बन रही है, उससे अधिक अगर सड़क पहाड़ों में आप खोद रहे हैं तो पर्यावरण मंत्रालय से सहमति लेनी होगी। अब चूंकि वो 900 किलोमीटर की सड़क बन रही थी, प्रधानमंत्री की 4 धाम ऑल वेदर योजना, जिसको पर्यावरण मंत्रालय की सहमति मिलने में विलंब होता या दिक्कत होती, तो उन्होंने क्या किया, उस सड़क को 9 हिस्सों में बांट दिया। 900 किलोमीटर की सड़क को 9 परियोजनाओं में छोटी छोटी बांट दिया, और कहा 100 किलोमीटर से कम की सड़क है, बनाइए। तो इस तरह आप आंखों में धूल झोंकते हैं जनता की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई, कहा रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में समिति बनाई कि इसका मूल्य, रवि चोपड़ा की कमेटी ने अध्ययन करके ये बताया कि पहाड़ में 12 मीटर चौड़ी, 9 मीटर चौड़ी सड़क की जरूरत नहीं है, 6-7 मीटर चौड़ी सड़क में पूरा काम चल जाता है। लेकिन चूंकि वो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो सरकार ने इस कमेटी को माना ही नहीं, उन्होंने पलटवा दी रिपोर्ट। तो रवि चोपड़ा इस्तीफा देकर बैठ गए, विरोध में क्या कर, बन रही है सड़क, और 100 मीटर सड़क इसी बरसात में हर बार बहती चली जा रही है। हमारे यहाँ हमारे मित्र अभी गंगोत्री गए थे, बहुत भारी बारिश हुई, वहां से वो लौट नहीं पाए क्योंकि 4 धाम ऑल वेदर रोड कई जगह टूट गई थी। तो उन्होंने हमें फोन किया, हमने कहा कैसे लौटे? बोले कि जो पुराने छोटे छोटे रास्ते थे वो चल रहे थे, वहां से हम आ गए। तो पुराने छोटे रास्ते चल रहे हैं और 4 धाम रोड धस रही है, लेकिन बन रही है। तो ये इसलिए है कि उनकी नजरें, उनकी दृष्टि, उनकी समझ जमीन पर नहीं है, वो हवा में रहती। जिस संवेदनशीलता का ही मामला है कि हमारा जी इतना बड़ा जी वैज्ञानिक और सरकार का सलाहकार अपना प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल साहब, अपना सानंद जी, बताइए, जी.डी. ये अग्रवाल साहब अनशन कर करके मर गए, आमरण अनशन करके वो मर गए, लेकिन उनके ऊपर वो नहीं किया गया। तो खैर सर, हमारी मजबूरी है कि हम अभी हमको आज का यह कार्यक्रम रोकना पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगा आपसे मिल करके। और यह तो इतना बेहद सब्जेक्ट है और आपका व्यक्तित्व और कृतित्व इतना बेहद है कि इस पर हमको लगता है कि फिर से बात करने की आवश्यकता है। हम दूसरी कड़ी में फिर से आप बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।